नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिगर 2 की कहानी के बारे में। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम का कह सकते हैं एक एनालिसिस है। और इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है एक अकेली पुलिस ऑफिसर। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और इसके पीछे के पूरे खेल को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बांकीपुर शहर से और वहां के सबसे ताकतवर आदमी विधायक बबलू पांडे के एक डायलॉग से। वो अपने एक भ्रष्ट पुलिस वाले से कहता है, तुम्हारे बिना गाड़ी गियर में लगती ही नहीं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये एक लाइन ही पूरे शहर की कहानी बयां कर देती है। मतलब यहां पुलिस नेता, माफिया सब एक ही गाड़ी के पुर्जे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बांकीपुर के इस अंधेरे राज को। ये है क्या आखिर? ये एक ऐसा शहर है जहां सत्ता का एक खतरनाक खेल चल रहा है, और इस खेल में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है सामंता पावर प्रोजेक्ट। अब नाम से तो लगता है कि कोई विकास का काम हो रहा है ना? लेकिन असल में ये विकास की आड़ में जमीन हड़पने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश के पीछे कौन है? वही विधायक बबलू पांडे और उसका भाई। और इनका काम करने का तरीका देखिए कितना शातिर है। 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, किसानों को एक बड़े पावर प्रोजेक्ट का सपना दिखाते हैं। दूसरा, उन्हें इतना मजबूर करते हैं कि वो भारी कर्ज ले लें। तीसरा, जब किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो उन पर आत्महत्या करने का दबाव बनाया जाता है। और चौथा, बस उनकी जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली जाती है। कितना कितना क्रूर है ये। अब जब सब कुछ इतना अंधेरा हो तो कहीं से तो रोशनी की एक किरण आनी चाहिए, है ना? और बस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा किरदार एंट्री लेता है जो इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला है। और वो किरदार हैं बांकीपुर की नई एसपी आभा माथुर। इनकी एंट्री के साथ ही कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग ध्रुव बन जाते हैं। एक तरफ है बबलू पांडे, जो सत्ता का दलाल है, डर से राज करता है और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। और दूसरी तरफ एसपी आभा माथुर, ईमानदारी की मिसाल, जो कानून को मानती है और इस सड़े गले सिस्टम को चैलेंज करने आई है। और वो अपने इरादे पहली ही मीटिंग में जाहिर कर देती हैं। अपने अफसरों से वो साफ साफ कहती हैं, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के लिए आई हूँ। मतलब मैसेज एकदम क्लियर था। वो किसी की कठपुतली बनने नहीं, बल्कि असली पुलिसिंग करने आई हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक इतना ईमानदार अफसर एक इतने भ्रष्ट सिस्टम से टकराएगा तो टकराव तो होगा ही। और बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। और ये टकराव देखिए कितनी तेजी से बढ़ता है। पहले ही दिन एसपी माथुर पांडे के खास गुर्गे मुन्ना मर्दानी को गिरफ्तार कर लेती हैं। तीसरे दिन तक होम मिनिस्टर का फोन आ जाता है उसे छोड़ने के लिए। दूसरे हफ्ते में जब किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो एसपी माथुर उन्हें प्रोटेक्शन देती हैं। और चौथे हफ्ते तक बात इतनी बढ़ जाती है कि विधायक का भाई एक किसान की बेटी सुनीता को ही किडनैप कर लेता है। मतलब 1 महीने के अंदर ही जंग का ऐलान हो चुका था। और फिर सिस्टम अपनी आखिरी हद भी पार कर देता है। सुनीता की हत्या कर दी जाती है और उसकी मौत को भी एक और किसान की आत्महत्या बताकर फाइल बंद करने की कोशिश की जाती है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां लड़ाई जमीन से बढ़कर इंसानियत पर आ जाती है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा पुलिस वाला जो खुद इसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा है। और ये है सर्किल ऑफिसर बीएन सिंह। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय कौन करेगा? क्या सिस्टम में मौजूद हर इंसान बुरा होता है, या किसी के अंदर का ज़मीर कभी न कभी जागता जरूर है? सुनीता की मौत बीएन सिंह को अंदर तक हिला देती है। और जब एसपी माथुर उसे केस से साइडलाइन करते हुए कहती है कि कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, गंदे पानी की नहीं, तो उसे ये बात चुभ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो खुद कितना गंदा हो चुका है। और बस यहीं से उसका ज़मीर जागना शुरू होता है। और बीएन सिंह प्रायश्चित करने का फैसला करता है। वो जो सालों से पांडे भाइयों का वफादार था, अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो चुपके से एसपी माथुर को 23 केस फाइलें देता है। ये वो फाइलें थीं जिनमें घोटाले, जबरन वसूली और हत्या तक के सबूत थे। सबूत बबलू पांडे और उसके बड़े बड़े राजनीतिक आकाओं के खिलाफ। यही फाइलें इस पूरे खेल को पलटने वाली थीं। अब इन सबूतों के साथ एसपी माथुर फाइनल एक्शन के लिए तैयार थी। लेकिन बबलू पांडे इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। जब उसे लगा कि वो फंस चुका है तो उसने अपना आखिरी और सबसे घिनौना दांव चला।
उसने सुनीता के छोटे भाई नागेश, जो उस केस का आखिरी गवाह था, उसे ही किडनैप कर लिया। अब ये लड़ाई जमीन या पावर की नहीं रही, अब ये एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने की जंग बन गई थी। और वो बीएन सिंह को फोन करके धमकी देता है, उसी पेड़ से लटकाएंगे उस बिल्ले को जहां तूने मेरे भाई को लटकवाया था। प्रसाद के लिए टाइम पे पहुंच जाना। ये धमकी दिखाती है कि बबलू पांडे अब नेता नहीं, एक हैवान बन चुका है। अब एसपी माथुर के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ सिस्टम के रूल्स, दूसरी तरफ एक बच्चे की जान, और वो चुनती है इंसानियत को। अपने सीनियर्स के ऑर्डर के खिलाफ जाकर वो पांडे के ठिकाने पर रेड करने के लिए निकल पड़ती है। और क्लाइमैक्स में जब उसका सामना बबलू पांडे से होता है तो वो एक जबरदस्त बात कहती है, जिस वर्दी को आप रखेल समझते हैं वही वर्दी आपको अरेस्ट करेगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उस वर्दी के सम्मान की जीत थी जिसे बबलू पांडे जैसे लोग अपनी जागीर समझते थे। और आखिरकार न्याय की जीत होती है। बबलू पांडे गिरफ्तार होता है, उसका पूरा राजनीतिक साम्राज्य खत्म हो जाता है और किसानों की जमीन उन्हें वापस मिल जाती है। एक अकेली अफसर की हिम्मत और एक दागी पुलिस वाले के ज़मीर की आवाज, दोनों ने मिलकर एक पूरे सिस्टम को झुका दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म होकर भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक ऑफिसर की जीत पूरे सिस्टम की जीत है? ठीक है, एक बबलू पांडे पकड़ा गया, पर उस सिस्टम का क्या जो ऐसे हजारों बबलू पांडे बनाता है? क्या एक आभा माथुर का होना काफी है? ये कहानी हमें उम्मीद तो देती है, पर यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि असली लड़ाई एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है।